श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका फॉर्मूला सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के सारे फार्मूला देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से यूज होगा, जिस फार्मूले में जो जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं उन सारे पैरामीटर के क्या क्या नाम हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो होता है Q इक्वल टू एन ई। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पार्टिकुलर फार्मूला आप कुछ इस तरीके से याद करें, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ई क्या होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात हो किसी भी फार्मूला को याद रखने में कि उसमें जो भी पैरामीटर, जो भी सिंबल यूज हुए हैं वो सिंबल हैं क्या, उनका नाम क्या है, वो आते कैसे हैं। ई हमारा जो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। ई की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। कहीं कहीं हमको न्यूक्लियस पे भी चार्ज निकालना पड़ेगा, तो वहां पे हम ई एन की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते दिखेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हुए या गेन हुए उसका ब्यौरा, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 10,000, 20,000। क्वेश्चन ये बनता है कि कब हम Q इक्वल टू प्लस एन ई लेंगे। तो जब प्लस एन ई तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, तब Q इक्वल टू प्लस एन ई लेंगे। और माइनस एन ई कब लेंगे, Q इक्वल टू माइनस एन ई कब लिया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आ रहा है। चार्ज के SI यूनिट की हम बात करें तो कूलम होती है, जिसको हम C से दिखाते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है 80। नेक्स्ट फार्मूले की हम बात करें तो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमारे कूलम्ब्स लॉ से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दो चार्ज पार्टिकल पे लगता है। ये मे बी रिपल्सिव हो सकता है, मे बी अट्रैक्टिव हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्जेस आपस में प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं तो ये रिपल करेगा। अगर एक चार्ज प्लस है एक माइनस है तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का रीजन, और लगता कहाँ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पार्टिकुलर फार्मूले को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे हमारा ये K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये फार्मूला लिखा है कि ये फार्मूला लिखा है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है, दोनों सही पढ़ते हैं। अभी चल के इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो चाहे ये फार्मूला लिखा हो चाहे ये फार्मूला लिखा हो, दोनों एक ही फार्मूले हैं। बस K की वैल्यू ये होती है, तो कुछ किताबों में ऐसे मेंशन किया गया है, तो कुछ किताबों में इस तरीके से मेंशन किया गया है। तो F इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इस पार्टिकुलर फार्मूले की बात करूं, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे हमारा R जो होता है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होता है। ये हमको जरूर याद रखना होगा कि ये जो वैल्यूज फार्मूला में यूज हो रही ये हैं क्या बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये बात हमको याद रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं Q1 Q2 क्या है। तो भैया Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि चार्ज का आपको साइन नहीं लेना है, माइनस में है तब भी प्लस के साथ रखना है, प्लस में है तो प्लस में रखना ही है, यानी मैग्नीट्यूड रखना है, उनमें कोई साइन नहीं लेना है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि साइन यहाँ पे डायरेक्शन जब आप इंडिकेट करते हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बनाते हो, तो डायरेक्शन अपने आप मेंशन हो जाती है। एक टर्म यहाँ पे और यूज होता है, जैसे K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। K की बात करें तो K क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, या कूलम कांस्टेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक। इसके बारे में भी थोड़ा आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम K की बात करें तो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है जो कि हमको याद होनी चाहिए, ये पार्टिकुलर डेटा।
के की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, याद होनी चाहिए, या 1/4πε0 की वैल्यू कम्प्लीटली ये होती है, ये बात याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमने पीछे भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज ऐसे दिए हैं कि उन चार्जेस के कोऑर्डिनेट दिए हों, है ना, उन चार्जेस को कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो उस केस में हम वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइड दे दिया, क्यूब दे दिया गया, उसके सारे वर्टिसेस पे चार्ज रखे हैं और किसी एक वर्टेक्स पे सारे वर्टिसेस के कारण फोर्स निकालना हो, तब जाकर के वहां पे वेक्टर फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। आर वेक्टर निकालना होता है जो R2 - R1 करके आता है, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लगा के। और एक बात ध्यान देने वाली जो है, यहाँ Q1 Q2 विथ साइन होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ रखा जाएगा। के की वही वैल्यू है यहाँ भी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ही है। आर जो है आपका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ही है यहाँ पर, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इस 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रॉपर अपलोड कर दूंगा। ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस के कारण कोई फोर्स लग रहा है, उन सारे फोर्सेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और वो वेक्टर सम होता है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐड करने का रूल रेगुलेशन अलग होता है। यानी जितने भी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज पे इन सारे चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा, जो जो इंडिविजुअल ये फोर्स लगाएंगे, सारे फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अच्छा, वेक्टर्स को ऐड करने का रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जो इस तरीके के क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो उनके लिए हमको एक और फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो क्लास 11th का है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर को ऐड करना है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनके बीच से एक रिजल्टेंट वेक्टर आर जाता है और मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए कि इस टाइप के, यानी मल्टीपल चार्जेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल है। और ये यूज होता है कि दो फोर्सेस अगर हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, और ये अल्फ़ा यानी इसकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा उसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो एडिशनल फार्मूले हैं जो कि क्लास 11th से हैं, आपको याद रखने चाहिए मल्टीपल चार्जेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है, किसी पार्टिकुलर चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना होता है। सिंपली ये होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस के इक्वल ही होता है कि एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर फोर्स के टर्म में हम फॉर्मूला देखें तो इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो कि चेकआउट किया जाता है कि कहाँ तक इसको, जो मेन चार्ज है, जिस पॉइंट चार्ज है जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहाँ तक इसको रिपल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो टेस्ट चार्ज हमको बस ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ तक है। ये हमारा हो जाता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ कभी कभार हमको अगर जरूरत पड़ी तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमको ध्यान में ये वाला भी फॉर्मूला रखना चाहिए। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें कि एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो इसकी एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रखिए, ये ऐसे भी कुछ किताबों में लिखा जाता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोनों चीज वही है, के की वैल्यू है 1/4πε0 ही होती है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। तो मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिखता हूँ E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, वह चार्ज होता है जिस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
है ना, पॉइंट चार्ज होता है। ठीक, जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां चार्ज है या नहीं है, इस बात से हमसे कोई महत्व नहीं है। इस चार्ज के कारण उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये बात महत्व रखती है। आर क्या है, जिस चार्ज के कारण और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है आर, ये हमको याद रखना पड़ेगा हमारा। और ई तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट पी पे होता है। के की वैल्यू की बात करें तो के भैया वही है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ही होगा यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर डायरेक्शन की हम बात करें, अगर हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, एक हमारा मान लीजिए कोई निगेटिव चार्ज है, इसके कारण पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। तो डायरेक्शन हमको जरूर याद होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूर की तरफ, चार्ज से दूर की तरफ जाती दिखेगी, और निगेटिव चार्ज के कारण चार्ज की तरफ आती दिखेगी। जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द चार्ज निगेटिव चार्ज के कारण, और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, उस पॉइंट से। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे जो 2L है तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है ना। 2L क्यों लेते हैं इसका भी रीजन है, आगे चल के डेरिवेशन में इसका उपयोग होता है। तो कुछ किताबों में ए ही ले लिया जाता है, बट इसको आप ऐसे याद रखें, मैं चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो 2L यहाँ कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होता है, और आपका Q जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी किसी भी एक का मैग्नीट्यूड। ओके, P आपका जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको ये याद रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें दो केसेस होते हैं, एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है और एक एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट में देखते हैं। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? उस लाइन के लॉन्ग हमको देखना है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। ये सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर मींस द फ्रॉम द डाइपोल, डाइपोल से जो डिस्टेंस हमारी आर दी रहेगी, ये हमारा एक्सियल पॉइंट का केस होता है। यहाँ पे जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी E = 2kp/r³। के की वैल्यू हमारी फिक्स है भैया, वही 1/4πε0। तो कुछ किताबों में इस टर्म में भी दिया रहेगा, तो उसमें परेशान नहीं होना, के की वैल्यू बाकी वही होती है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, आर क्या है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। तो ये हमारा पोजीशन होता है आर फ्रॉम द डाइपोल। पी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको बताया है, होता है P = चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि जो हमारा डाइपोल है उसको उसके मिड पॉइंट से, यानी सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ये हमारा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kp/r³। p वही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही होता है, r भी यहाँ से क्या होता है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल, है ना। तो यही होता है। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। K की वैल्यू 1/4πε0, जिसको हम न्यूमेरिकली देखें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इन दोनों फार्मूले के डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ज्यादा आते हैं। डेरिवेशन सीरीज में भी इनके सारे डेरिवेशन डिस्कस किए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पार्टिकुलर सेटअप होता है, इस तरीके से दिया रहता है। हमारा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो टाउ इक्वल टू, टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, और एक फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये फार्मूला कब हम लगाएंगे? ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको सब कुछ मैग्नीट्यूड में दिया हो और थीटा दिया हो एंगल
किसके बीच का एंगल होता है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अगर एंगल दिया है तब ये पार्टिकुलर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब हमको डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिए हों, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में दिए हों, तब ये पार्टिकुलर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं थीटा क्या है हमारा। थीटा जो है हमारा एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितना दिया गया है। पी आपका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा Q इंटू 2L, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरिया वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए एरिया हमारा एक वेक्टर की तरह यहाँ ट्रीट किया जाता है। एरिया कभी स्केलर की तरफ माना जाता है, कभी वेक्टर की तरह। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जैसी सिचुएशन होगी एरिया को हम उस प्रकार से कंसीडर करेंगे। कुछ केसेस में एरिया वेक्टर की तरह यूज करेंगे। तो अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहाँ होता है? परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो ओपन सरफेसेस में ध्यान से देखिए तो कुछ एक जैसे ये डायग्राम बनाऊं, थोड़ा इनको दिखा पाना हार्ड है। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, तो इसमें एक एरिया वेक्टर इधर की ओर और एक इधर की। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है एरिया वेक्टर की, एक इस साइड और एक इस साइड में। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो एक एरिया वेक्टर इधर पॉसिबल है और एक एरिया वेक्टर इधर पॉसिबल है। इस पे या तो जस्ट डाउनवर्ड अंदर की ओर या तो बाहर की ओर, इन दोनों तीनों में पॉसिबल है। क्लोज सरफेस में क्या होता है? क्लोज सरफेस में हमेशा आउटवर्ड, यानी ऑब्जेक्ट से बाहर की ओर एरिया वेक्टर हमेशा होता है। वो भी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एरिया वेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मे भी सेम हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। तो क्लोज सरफेस में जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, क्लोज सरफेस में जो हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस से चारों तरफ बाहर की ओर। तो जैसे सिलेंडर हो गया, इसी प्रकार से हमारा क्यूब है, क्यूब में भी बाहर की ओर। क्यूब में जितने फेसेस होंगे उतने एरिया वेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यानी क्लोज सरफेस में बाहर की ओर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। स्फेयर में भी हर पॉइंट पे बाहर की ओर होगी। इसमें इनफाइनाइट मेनी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पॉसिबल है। सब सिमिलर होंगे, हाँ, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल है। तो आई होप आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना पता चल गया है, कि एरिया के बारे में पता चल गया है कि एरिया वेक्टर है या स्केलर। तो एरिया आपकी कभी कभी वेक्टर की तरह बिहेव करती है, कभी कभी स्केलर की तरह बिहेव करती है। डिपेंड करेगा कि सामने वाला है क्या। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यहाँ 3 फार्मूलाज मेंशन है, 3 फार्मूले हैं। हम देखेंगे कौन सा फार्मूला हम कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पहला फार्मूला है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। एक है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फार्मूले कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो पहला फार्मूला है ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपको एंगल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जब दिया हो और मैग्नीट्यूड दिया हो, तब ये पार्टिकुलर फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। जब आपको एंगल नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं, यानी आई, जे और के फॉर्म में दिए हैं, तब ये वाला फार्मूला यूज करोगे। और जब सिगमेंट यानी बहुत बड़ा सा है कोई पोर्शन, उसमें छोटा सा आपने सिगमेंट ले लिया है, ठीक, तो एक छोटी एरिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल्स डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, वो बात की बात है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट सिंपल से यहाँ से हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा रॉड है, इसमें एक छोटा सा पोर्शन हम कट करके इसका कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा dq, इस पे चार्ज है, इसकी लेंथ है हमारी dl। तो इस सिचुएशन में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा वन डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारा रॉड हो गया, रिंग हो गई, छल्ला हो गया, इन सब चीजें, वायर हो गया, इन सब चीजों के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल
करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ये हमको याद रखना चाहिए। इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी कूलम पर मीटर। नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई। ये 2D फिगर के लिए यूज होता है, लाइक एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, डिस्क, ETC, यानी जितने भी 2 डायमेंशन के ग्राफ हैं, ज्योमेट्री हैं, उनके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे Q हमारा चार्ज होता है, A हमारा एरिया उस 2D ग्राफ का होता है, और सिग्मा जो होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी हम क्या करते हैं, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज होता है तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है सेगमेंट लेने के लिए। तो ये फॉर्मूला ये भी होता है, ये डेरिवेशन में ज़्यादातर यूज होता है, इसके डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल हम 3D ग्राफ के लिए, 3D ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है रो। इसको हम रो से दिखाते हैं, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू हमारा चार्ज होता है, वी हमारा वॉल्यूम होता है उस 3D ग्राफ का जो भी दिया है। इसकी SI यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। अब वो 3D ग्राफ में कुछ भी आ सकते हैं, स्फेयर आ सकता है आपका, कोन भी आ सकता है। ये चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में करते हैं। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हो गए, डेरिवेशंस हो गए, इनमें इनका इस्तेमाल होता है, सेगमेंट लेने में काम आते हैं। तो विशेष इससे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, बट ये फॉर्मूले हैं, चैप्टर में मेंशन है, यूज होते हैं, तो हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इस भी फॉर्मूले का डेरिवेशन ज़्यादातर आता है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही आते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। होता है E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे लेमडा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन दी रहेगी, और लेमडा का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्यू बाई एल। ठीक, इस वायर से कितनी दूर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो डिस्टेंस होती है आर। एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो न्यूमेरिकल इसमें से बहुत रेयरर पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन ज़्यादातर पूछा जाता है। डेरिवेशन भी इस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन सीरीज में मेंशन करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। इस भी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत कम रेयरर पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मीन्स कुछ ऐसी शीट होगी, ओके, जो कि ऐसे चार्ज्ड होगी। क्लियर? तो ये होगी आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। तो यानी 2D ग्राफ में अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगी हमारी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इस शीट की शेप और साइज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैटर नहीं करता। तो ये कोई भी 2D ग्राफ हो सकता है, कोई भी 2D कर्व हो सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना आएगी। डिस्टेंस भी नहीं मैटर है, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे जहाँ पे हो, इतना ही आएगी। ओके, चाहे इसके पास लाओ, चाहे दूर ले जाओ, चाहे जिस पॉइंट पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही आने वाली है। तो ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। लास्ट फॉर्मूला है हमारा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इसका भी डेरिवेशन ही आता है, इसका भी न्यूमेरिकल्स रेयर पूछे जाते हैं, जल्दी इसके न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाते। फॉर्मूले में होता क्या है, अब इसमें 3 केसेस बनते हैं, या तो थिन के बाहर, या तो स्फेयर के बाहर पूछा जा सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फेयर पूछा जा सकता है, या तो स्फेयर के इनसाइड पूछा जा सकता है। तो आउटसाइड जो स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर जो है हमारा रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल है, स्मॉल आर क्या है बेटा, पोजीशन है पॉइंट का सेल से। ओके, ये चीजें आप लिख लेना, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एट सरफेस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एकदम फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया है। इनसाइड की अगर बात करें हम, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी। तो ये रहा आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फार्मूलों की लिस्ट। अगर कोई फार्मूला छूट रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पार्टिकुलर फार्मूला मिस हो रहा है, तो उसकी अलग से वीडियो हम बना के अपलोड करेंगे।
और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उससे सॉल्व करें। इससे रिलेटेड डेरिवेशन, इन फार्मूले के डेरिवेशन से रिलेटेड भी वीडियोज हैं, सारे के सारे डेरिवेशन हैं, आप उनको देखें डेरिवेशन सीरीज में जाकर के।